हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड की सीरीज की बात कर रहे थे और उत्तराखंड की सीरीज में हम आपका प्राचीन वंशों के बारे में कवर कर रहे थे। तो आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं और आज हम बात करने वाले हैं जो हिमालय के कृतपुर राज्य है उसके बारे में। कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों को, बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं होगा लेकिन वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आया है। तो अगर हम बात करते हैं तो हिमालय का जो आपका कृतपुर राजवंश है वो कहीं ना कहीं 3 क्षेत्रों में आपका फैला हुआ है, जिसमें क्या है आपका उत्तराखंड हिमालय का है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, और कहीं ना कहीं रोहिलखंड का आपका उत्तरी भाग। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बरेली वाला पोर्शन आपका करता है, खंड वाला क्षेत्र आपका। यहाँ पर आपका ये कृतपुर राज्य हुआ करता था। ठीक है, कहा गया है कि समुद्रगुप्त की के प्रयाग प्रशस्ति में कृतपुर को क्या कहा गया है, गुप्त के अधीन बताया गया है। गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि कृतपुर पर कुनिंदों का शासन था। कुनिंदों का शासन था तथा इनकी राजधानी कहाँ थी, कार्तिकेयपुर थी, केयपुर थी। ठीक है, और कहा गया है कि स्कंदगुप्त के काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। हूणों का आक्रमण हुआ था तथा उसी समय कृतपुर में भी हूणों ने आक्रमण किया था। ठीक है, कहीं ना कहीं जो टाइम पीरियड है वो आपका समुद्र स्कंदगुप्त के समय काल से भी मैच करता है। राहुल संकृतायन यायन के द्वारा बताया गया कि हूण राजा कौन, तोरमल कौन, हूण राजा तोरमाण और मिहिरकुल के अधीन क्या था, हिमालय का कुछ भाग आपका रहा। हिमालय का कुछ भाग, तो कहीं ना कहीं आपका कृतपुर राज्य ये रहा। किसके अधीन रहा, तोरमल और मिहिरकुल के अधीन ये आपका हिमालय का कुछ राज्य रहा। तो क्या क्या क्वेश्चन हमको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका हिमालय का जो कृतपुर राज्य है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड के क्षेत्रों को कवर करता है। स्कंद समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि कृतपुर गुप्त साम्राज्य के अधीन था। कृतपुर पर कहीं ना कहीं कुलिंदों का भी शासन रहा तथा इनकी राजधानी क्या थी, कार्तिकेयपुर थी, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। स्कंदगुप्त के काल में क्या हुआ था, हूणों द्वारा आक्रमण किया गया था और कहा गया था कि उसी समय कृतपुर में भी आपका हूणों ने आक्रमण किया था और कहीं ना कहीं अधीन किया था। ठीक है, राहुल संकृतायन द्वारा बताया गया कि हूण राजा तोरमाण और मिहिर कुल के अधीन आपका हिमालय का कुछ क्षेत्र रहा था। तो कृतपुर से संबंधित हमारे पास कुछ और ज्यादा जानकारी है नहीं, फिलहाल हमारे पास इतना ही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक
वो आता है आपको कौन सा वंश, छांगलेस वंश। ठीक है, कौन सा वंश आता है हमारे पास, छांगलेस वंश। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत पेपर से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो कहा जाता है कि छांगलेस वंश की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, लाखा मंडल के खंडित शिलालेख से, लाखा मंडल के नल के खंडित शिलालेख से, खंडित शिलालेख से छांगलेस वंश की जानकारी, छांगलेस वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, कहाँ से, छांगलेस वंश की जानकारी लाखा मंडल के खंडित शिलालेख से। और यहाँ से कितने, 7 राजाओं की पुष्टि होती है। कितने राजाओं की, 7 राजाओं की स्पष्ट नाम मिलते हैं। ठीक है, कितने राजाओं के, 7 राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें पहला नाम, नाम नरपति जयदास दास तथा अंतिम नाम किसका मिलता है, नामछत का मिलता है। किसका मिलता है, नामछत का मिलता है। ठीक है, तो ये हमको क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ से आपके छांगलेस वंश की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो छांगलेस वंश क्या है, बहुत छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाखा मंडल के खंडित शिलालेख से क्या होता है, छांगलेस वंश की जानकारी मिलती है। और छांगलेस वंश से 7 राजाओं का नाम स्पष्ट होता है, जिसमें प्रथम नाम नरपति जयदास का और अंतिम नाम नामछत का मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमको एक और वंश देखने को मिल जाता है, सिंहपुर का यदुवंश। कौन सा, सिंहपुर का यदुवंश। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमको देखने को मिल जाता है, सिंहपुर का यदुवंश। और इंपॉर्टेंट क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं तो जो यदुवंश है, यदुवंश का समय काल वो हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, कौन सा, 6ठी और 7वीं सदी के आसपास में हमको इसको देखने को मिलता है। ठीक है, और यदुवंश की जानकारी, यदुवंश की जो जानकारी है वो कहाँ से हमको मिलती है, लाखा मंडल के राजकुमारी ईश्वरा के लेख से, के लेख से यदुवंश की हमको क्या मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है। कहाँ से मिलती है, लाखा मंडल के राजकुमारी ईश्वरा के यदुवंश से। इस लेख में से 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं के नाम मिलते हैं, के नाम मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसका संस्थापक कौन था, तो इसके संस्थापक कौन था, श्री सेन वर्मन थे। और इनकी जो राजधानी थी, कहीं ना कहीं राजधानी आपको कौन सा, यमुना प्रदेश का आपका सिंहपुर प्रदेश का सिंहपुर क्षेत्र आपको इसकी राजधानी देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राजकुमारी ईश्वरा का, तो जो राजकुमारी ईश्वरा थी, ठीक है, ये भी कोई क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो जो राजकुमारी ईश्वरा थी वो भास्कर वर्मन की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, भास्कर वर्मन की पुत्री थी। तथा जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। ठीक है, यहाँ से हमको ये क्वेश्चन मिल जाता है। और यहीं पर ईश्वरा ने
राजकुमारी ने लाखा मंडल में एक शिव मंदिर भी बनवाया था, भी बनवाया। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ वन लाइनर जो आपके सिंहपुर के यदुवंश के बारे में मिलते हैं। एक बार हम कवर कर लेते हैं। समय काल अगर हम बात करते हैं तो 6ठी से 7वीं शताब्दी के आसपास में सदी के आसपास में मिलता है। यदुवंश की जानकारी मिलती है राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल के लेख से देखने को मिलती है। इसमें 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं के नाम आपको देखने को मिलेगा। तो कहा गया कि यदुवंश की जो आपका संस्थापक थे वो कौन थे, श्री सेन वर्मन थे, और इसकी राजधानी यमुना प्रदेश का आपका सिंहपुर क्षेत्र था। अगर हम बात करते हैं राजकुमारी ईश्वरा ईश्वरा की, तो राजकुमारी ईश्वरा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर से हमको देखने को मिल जाता है, क्या देखने को मिल जाता है राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित हमको ये देखने को मिल जाता है कि जो ये थी ये राजा भास्कर वर्मन की पुत्री थी और जालंधर के राजकुमार आपके चंद्रगुप्त की आपकी पत्नी थी। ठीक है, जालंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त की ये पत्नी थी। कहा जाता है कि राजकुमार ने लाखा मंडल में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यही थे आज के क्वेश्चन, अभी कितने ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम उत्तराखंड के नाग वंश के बारे में कुछ पॉइंटों पर बात करेंगे। तो अभी इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।